का शुगर कंट्रोल अच्छा है, जिसका HbA1c हम जब भी चेक करें इट इज बिलो 7, ही इज वेरी गुड कंट्रोल। तो उसके लिए सर क्या इंटरवल होना चाहिए? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। इसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और HbA1c तो है ही हैं। और दूसरा एंगल ये है कि जो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो इनडायरेक्टली HbA1c को भी अफेक्ट करता है। लिवर और किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट है डायबिटीज़ का भी और हाइपरटेंशन का भी। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें से अक्सर देखा गया है कि उनको थायराइड डिजीज भी होती है, स्पेशली लेडीज में। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है आई टेस्टिंग। जो हाल आपकी आंखों की नसों का होता है वही आपकी किडनी की नसों का होता है। आइडियली तो जो आपका रोज का रूटीन है उसको फॉलो करते हुए ही टेस्ट कराने चाहिए। पोटेशियम लेवल बढ़ने से हार्ट बीटिंग जो है वो स्लो करते हैं। इवन लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज भी हो सकते हैं। नमस्ते, मैं राहुल गुप्ता फ्रॉम वी केयर हेल्थ इंडिया। आज हम डॉक्टर विजय किशन जी के साथ हैं। सर का बहुत रिच एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में एंड ही इज़ बीइंग प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 50 इयर्स नाउ। सर ने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था 1981 में। मेरा खुद का बर्थ 1983 का है। सो बचपन से हम सर को दिखाते आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो अ मेडिकल एडवाइजर ऑन बोर्ड ऑफ फिलिप्स इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 37 years, last 37 years. He is passed out from MAMC, Maulana Azad Medical College, Delhi. So today we are very honored to have him on our show, and today we are going to discuss the topic of monitoring a diabetic patient or a cardiovascular and diabetic patient. आजकल बीपी शुगर बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी सेकेंड पर्सन आप अगर देखेंगे 50 प्लस के एज ग्रुप में तो इधर दे आर सफरिंग फ्रॉम बीपी और दे आर सफरिंग फ्रॉम शुगर। सो किस तरीके से हम उनको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं ताकि उनकी मेडिसिन टाइम टू टाइम टाइटर हो सके एंड उनका डिजीज प्रोग्रेस नहीं करे या फिर उसकी वजह से कोई उनको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या कोमोर्बिडिटीज डेवलप नहीं हो। तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे सर के साथ। सो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू राहुल। सर, डायबिटिक अगर हमसे बोले डायबिटिक पेशेंट या बीपी पेशेंट, सर कितने ऑन एन एवरेज जो आपका सर प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदाजे में सर ऑलमोस्ट 50% व्हाट आई सी द पॉपुलेशन इज देयर, आई थिंक मोर देन 50%। आपके सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कितना सर रहता है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। डायबिटीज़ तो एज यू नो इज सॉर्ट ऑफ एपिडेमिक एंडेमिक इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। अभी चाइना को भी बीट करके हम आगे निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें खुश होने की बात तो नहीं है लेकिन हमें उसको कर्टेल करना है, उसको कम करना है। ये एक चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए और फिजिशियंस के लिए कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें ताकि आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो ठीक हों और हम लोगों की भी हेल्थ ठीक रहे जी। क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है उसके इलाज में, खर्चे में, टेस्टिंग में जाता है। और ये जो आपने डायबिटीज़ मॉनिटर का जो पैकेज निकाला हुआ है वी केयर ने, वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो कार्डियोवास्कुलर और रिस्क फैक्टर्स जो हैं डायबिटीज़ के, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपनी शुगर घर में ही चेक करते रहते हैं या बाकी फिजिशियन जो सिर्फ ब्लड शुगर करा के ही खुश हो जाते हैं कि फास्टिंग पीपी ठीक आ रही है तो हमारा काम हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है जी। तो उसमें 3 से 6 महीने में एक बार ही ये अगर डायबिटीज़ मॉनिटर का टेस्ट पेशेंट का करा लिया जाए तो आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कतों से, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। हाँ सर, मेन एम वही है कि अगर डायबिटीज की वजह से हमें कोई सब्सिक्वेंट कुछ और ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है तो हमें टाइमली पता लग जाए और उसको हम टाइमली उसके ऊपर करेक्टिव मेजर लेके उसको हम बचा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, डायबिटिक मॉनिटर जो सर हम एक प्रोफाइल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एंड आई थिंक बीपी पेशेंट्स का भी यूजुअली सर डायबिटिक जिनको होता है उनको सर बीपी का भी कंसर्न रहता है। हाँ, दोनों को क्लोजली कोरिलेटेड है जी। देर सवेर जिनको डायबिटीज होती है उनको हाइपरटेंशन हो ही जाता है जी। ना भी हो तो उसके दोनों के कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि ऑलमोस्ट कॉमन है तो इसलिए ये जो टेस्ट है वो दोनों को कवर करता है, डायबिटीज़ को भी और हाइपरटेंशन को भी। हालांकि नाम इसका डायबिटीज़ मॉनिटर है लेकिन हाइपरटेंशन के मरीजों में भी ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कितना इंटरवल होना चाहिए अगर एक आदमी है जो मैं बोलता हूँ कि लेट्स से जिसका शुगर कंट्रोल अच्छा है, जिसका HbA1c हम जब भी चेक करें इट इज बिलो 7, ही इज वेरी गुड कंट्रोल, तो उसके लिए सर क्या इंटरवल होना चाहिए? और अगर किसी का आउट ऑफ थोड़ा जो रेंज आ रहा है 8-9 जा रहा है उसको सर किस इंटरवल पे सर चेक कराना चाहिए?
जिसका तो अभी कंट्रोल ठीक नहीं है, 8 से 9 पे है, तो उसको तो हर 3 महीने में ये डायबिटीज़ मॉनिटर कराना चाहिए। जी। और अगर उसका कंट्रोल अच्छा है, 7% और 7 से कम है, जी। तो फिर हम थोड़ा उसमें लैक्सिटी दे सकते हैं, थोड़ा लेट कर सकते हैं 4 महीने में, 5 महीने में, बट नॉट लेटर देन 6 मंथ्स। ओके। नॉर्मल पेशेंट का जो है 6 महीने में एक बार तो ज़रूर होना चाहिए डायबिटीज़ मॉनिटर। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं बड़े सोच समझ के रखे गए हैं और ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर किया गया है। इसमें ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और HbA1c तो है ही हैं, जो बेसिक टेस्ट हैं डायबिटीज़ के। लेकिन उसके बाद अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहला टेस्ट आता है CBC। CBC इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो डायबिटिक्स हैं वो अनीमिक होते हैं, खून की उनमें कमी रहती है। ज़्यादातर डायबिटिक्स का हीमोग्लोबिन 10, 10.5, 9.5, 11 के आसपास रहता है, ज़्यादा होता नहीं है। और दूसरा एंगल ये है कि जो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो इनडायरेक्टली HbA1c को भी अफेक्ट करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो HbA1c फॉल्स रिपोर्ट दे सकता है, तो इसलिए भी CBC को चेक करना ज़रूरी है। और अगर आयरन लेवल्स बहुत कम है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो उसको करेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो कंपोनेंट फिर उसके बाद आ जाता है वो है LFT और KFT। जी। लिवर और किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट है डायबिटीज़ का भी और हाइपरटेंशन का भी। अगर हम डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो किडनी को डैमेज करती रहती है। और ग्लूकोज, हाई ग्लूकोज लेवल जो हैं, जो सर्कुलेटिंग ब्लड में रहते हैं, वो लिवर को भी इफ़ेक्ट करते हैं। लिवर का फंक्शन धीरे धीरे डिरेंज होता जाता है और लिवर धीरे धीरे फैटी होता जाता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। अगला जो कंपोनेंट इसमें आता है वो है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल तो डायरेक्टली रिलेटेड है ही है शुगर से भी और हाइपरटेंशन से भी और हार्ट डिजीज़ से भी। तो इसलिए लिपिड्स को लोअर रखना, कंट्रोल में रखना और उसको चेक करते रहना, उसकी दवाई को एडजस्ट करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर फिजिशियन का काम है, हर फिजिशियन का रोल है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि सिर्फ ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी देखना ज़रूरी नहीं है, और कंपोनेंट्स को भी देखना ज़रूरी है कि क्या वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो लिपिड प्रोफाइल उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका थायराइड प्रोफाइल। अब ज़्यादातर जो डायबिटिक्स हैं वो थायराइड डिजीज़ से भी अफेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि दोनों एंडोक्रिनिन डिसऑर्डर्स हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें से अक्सर देखा गया है कि उनको थायराइड डिजीज़ भी होती है, स्पेशली लेडीज़ में। इसलिए 3 से 6 महीने में थायराइड भी जो है चेक करते रहना चाहिए ताकि हमें मालूम रहे। पेशेंट का वेट मॉनिटर करने में भी थायराइड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि अगर पेशेंट को थायराइड डिजीज़ हो जाती है तो उसका वेट भी बढ़ने लग जाता है, जो कि हम थायराइड प्रोफाइल चेक करने से पता कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आपका विटामिन B12 और विटामिन D3। राइट। विटामिन B12 और विटामिन D की कमी इनडायरेक्टली शुगर को भी अफेक्ट करती है। और दूसरा ये है कि इन लोगों में जो डायबिटिक्स हैं उनमें ज़्यादातर विटामिन B12 कम होता है, विटामिन D भी कम होता है, जिसकी वजह से उनको नर्व्स वगैरह की प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं हम, वो ज़्यादातर देखने में पाई जाती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाँ जी, उसको कंट्रोल करने के लिए B12 के लेवल्स को, विटामिन D के लेवल्स को हमें ठीक रखना चाहिए। इसलिए ये टेस्ट करना ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 महीने में एक बार ही ये टेस्ट करा लेना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी हम B12 या विटामिन D के सप्लीमेंट दे रहे होते हैं उनमें भी लेवल बार बार चेक करना ज़रूरी होता है कि कई बारी जो है वो एक्सीड कर जाते हैं लेवल्स, टॉक्सिक लेवल चला जाता है। तो उसमें फिर हम जो है उसको दवाई को बंद कर सकते हैं या डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट इसमें आपका जो है कंपोनेंट है यूरिन रूटीन और यूरिन माइक्रो एल्बुमिन। अब डायबिटीज़ में अक्सर ये होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है पेशेंट्स को, स्पेशली लेडीज़ में और जेंट्स में भी, बिकॉज दे आर मोर प्रोन बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो यूरिन रूटीन से हमें उसका पता चल जाता है, पस्टल्स वगैरह हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। और साथ ही आप उसमें यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन करते हैं। यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन अर्लीस्ट टेस्ट है, किडनी डैमेज शो करता है। जब भी किडनी डैमेज होने लगती है या किडनी पे डायबिटीज़ का इफेक्ट होने लगता है तो सबसे पहले यूरिन में माइक्रो एल्बुमिन आना शुरू हो जाता है।
अगर उसी लेवल पे हमें पता चल जाए कि पेशेंट को माइक्रो एल्बुमिन पॉजिटिव हो गया है, तो पेशेंट भी कॉशियस हो जाता है, डॉक्टर भी कॉशियस हो जाता है। हम डायबिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से या और ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि किडनी डिजीज़ आगे ना बढ़ने पाए और वहीं के वहीं रुक जाए या रिवर्स हो जाए। राइट, हाँ, अर्ली स्टेज पे तो फिर वो रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो ये सब कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किए हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं इसमें कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि हमें सिर्फ ब्लड शुगर, फास्टिंग बीपी ही चेक करना है या कभी कभार HbA1c करना है। हर कंपोनेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर कंपोनेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि पेशेंट जो है वो आगे चल के परेशान ना हो। और फिर कभी कभी साल में एक आध बार पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन और ECG भी करा के देखते रहना चाहिए, ताकि जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके हार्ट के ऊपर और लिवर के ऊपर, किडनीज के ऊपर, वो भी हमें पता चलते रहे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है आई टेस्टिंग। तो साल में, 2 साल में, या फिर अगर पेशेंट कोई कंप्लेंट करे कि मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है, तो उसमें पेशेंट को आई सर्जन के पास भेज के उसका नंबर भी चेक करना चाहिए आइज़ का, और फंडस एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि फंडस एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कहीं रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है, क्योंकि रेटिनोपैथी भी उतना ही ख़राब चीज़ है जितनी नेफ्रोपैथी है। एंड फिर मैंने इसमें, हमारे यहाँ पे सर एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी सर काफ़ी कॉमनली कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे बड़ा डिस्कशन उनसे हो रहा था, तो ही टोल्ड मी कि जो हाल आपकी आंखों की नसों का होता है वही आपकी किडनी की नसों का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको तो चेक कर सकते हो डायरेक्टली फंडस को, और अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो मान लो उसके पैरेलली आपके किडनी में प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। सो एक इनडायरेक्टली वो भी चेक हो जाता है, आंखें भी चेक हो जाती हैं और आपका किडनी का भी स्क्रीनिंग हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये जो है ना, डायबिटीज़ मॉनिटर जो आपने नाम दिया हुआ है और उसमें जो टेस्ट सारे रखे हुए हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, और मैं समझता हूँ कि हर पेशेंट को इस मामले में जागरूक रहना चाहिए कि वो 3 से 6 महीने में अपने ये टेस्ट कराता रहे, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखे, अपनी दवाइयाँ टाइम से खाता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, डाइट कंट्रोल करता रहे, ताकि हम डायबिटीज़ और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से रोक सकें। हाँ, मैंने सर देखा है लोग ना इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्पोर्टेंस नॉर्मली नहीं समझते, नहीं जानते। उनको लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो क्या हुआ। सो उनको ना वो एक एक एवरेज आदमी को नहीं पता व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स और उसका रिलेवेंस कहाँ पे है, या थोड़े से फ्लक्चुएशन से क्या हो सकता है। थोड़ा सर इसको अगर आप ब्रेक डाउन करके बताएं ना, सोडियम पोटेशियम खासकर। हाँ, ज़्यादातर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जो उनको ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनको हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप नमक कम खाइए। तो सोडियम क्लोराइड उसका कंपोनेंट है नमक का। तो सोडियम एक लेवल तक थोड़ा अगर कम रहता है तो बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे गिर जाता है तो उससे ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है, किडनी पे भी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये दोनों ऑर्गन जो हैं वो अपना काम करना जो है वो स्लो कर देते हैं। जिन लोगों का सोडियम कम होता है वो सुस्त हो जाते हैं, ड्राउजी हो जाते हैं, एपिटाइट ख़त्म हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि शायद किसी और कारण से हो रही हो, लेकिन सिंपल कारण होता है कि सोडियम कम हो रहा है। तो इसलिए सोडियम और क्लोराइड चेक करते रहना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक पोटेशियम का सवाल है, पोटेशियम जो है वो हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करता है जी। जब हमारा पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो पोटेशियम लेवल बढ़ने से हार्ट बीटिंग जो है वो स्लो कर देता है, मिस बीट आने लग जाती हैं, या पेशेंट को ECG में चेंजेस आने लग जाती हैं। इवन लाइफ थ्रेटनिंग रिदमियाज भी हो सकते हैं, जो कि हार्ट बीटिंग की इरेगुलरिटी को अरिथमिया बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम में अपनी दे सकती हैं अगर हम पोटेशियम को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। सर ये आपने बढ़ने की बात करी, अगर वो बढ़ने की बजाय घटता है तो? सोडियम के तो मैंने घटने की बात करी थी, क्योंकि घटने से जो है वो जैसे ब्रेन में क्लाउडी सा वो पेशेंट का एटमॉस्फेयर हो जाता है और वो भूख कम हो जाती है, ड्राउजी हो जाता है। लेकिन पोटेशियम के बढ़ने से जो है वो दिक्कत ज़्यादा होती है बजाय कम होने से। कम होने से पोटेशियम, मैग्नीशियम कम होने से मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं,
वो तो इसलिए ये सब चीज़ें जो आपने क्वेश्चन रेज किया है कि क्या इलेक्ट्रोलाइट्स को टेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लेवल्स को ठीक रखें तो ये सब प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं। तो सर जो हम खासकर जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं, जब बीपी के पेशेंट्स को हम बोलते हैं भाई नमक कम खाना है आपने, या कई लोग आजकल ऐसा करते कहते हैं भाई वाइट नमक नहीं खाना, हम वाइट नमक की जगह सेंधा नमक खाएंगे, पिंक सॉल्ट खाएंगे, हिमालयन सॉल्ट खाएंगे। तो सर ये जो हम अगर हम अपने डाइट में नमक कम कर रहे हैं या वाइट नमक की को सब्स्टिट्यूट करके अगर हम पिंक नमक या सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, क्या इससे भी सर सोडियम पोटेशियम लेवल्स इफेक्ट होते हैं हमारे या हो सकते हैं? हाँ, होते हैं। जो हम पिंक नमक या सेंधा नमक जो खाते हैं उसमें सोडियम की क्वांटिटी कम होती है, पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओके। और जो हम वाइट नमक जो है, टाटा आयोडाइज सॉल्ट जो होता है, उसमें आयोडीन होती है, जबकि दूसरे नमक में आयोडीन नहीं होती है। तो आई विल प्रेफर कि नमक कोई भी खाएं, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी चीज़ रेगुलरली नहीं खाएं, उसको चेंज करते रहें, ताकि आपको हर चीज़ की जो है रिक्वायरमेंट शरीर को है वो पूरी होती रहे। जैसे आयोडीन की कमी हो जाएगी तो फिर थायराइड डिजीज बन जाएगी। तो बेटर ये है कि आयोडाइज नमक ही खाया जाए, जो कि एक स्टैंडर्डाइज है जी। और ऐसे जो अगर रॉक सॉल्ट हम जैसे लेते हैं तो उसमें हमें पता नहीं है कि सोडियम कितना है, पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें। तो ज़्यादा पोटेशियम कंज्यूम करने से, जैसे मैंने बताया, कि हार्ट की बीट्स या उसकी एरिथमियाज हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए बेटर ये, क्योंकि ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं हैं हमारी कंट्री में, रॉक सॉल्ट या वो स्टैंडर्ड नहीं आता, जबकि आयोडाइज सॉल्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि वो आयोडीन से युक्त है, और आयोडीन खाने से हम थायराइड की डिजीज़ को दूर रख सकते हैं। तो सर गुड़ जो है, जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि भाई हम ना चीनी नहीं खाएंगे, भाई सफ़ेद चीनी नहीं खानी, मगर सफ़ेद चीनी की जगह वो खांड, बूरा, गुड़, शक्कर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो सर मैं भी समझते हैं कि भाई इनकी प्यूरिफिकेशन में, सफ़ेद चीनी बनाने में काफ़ी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि केमिकल कम कर दें, इसलिए हम ये चीज़ें कंज्यूम करें। बट कई लोग सर ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये चीज़ों से शुगर भी नहीं बढ़ती, या फिर फ्रक्टोज होता है जो कि फ्रूट से जो शुगर आ रही है वो फ्रक्टोज होती है, और इसलिए आपका शुगर नहीं बढ़ेगा या इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इसे थोड़ा सा इसको आप थोड़ा क्लियर करें, क्या है रियलिटी, क्या है इसके अंदर? देखिए राहुल, ऐसा है कि मैं मानता हूँ सफ़ेद चीनी जैसे आपने बताया कि उसको बनाने में, उसके प्योरीफिकेशन प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, स्पेशली सल्फ़र यूज़ होता है। और जहाँ तक खांड का, गुड़ का सवाल है, शुगर वो भी बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शुगर फ्री हैं, लेकिन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो शुगर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो कि शुगर जो है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ाती है, उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो थोड़ा स्लोली शुगर को बढ़ाती हैं, जबकि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे कि शुगर है या डायरेक्ट ग्लूकोज है, वो इमीडिएटली खाते ही शुगर का लेवल एकदम शूट अप करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बहुत सेफ़ हैं या हमें हर डायबिटीज़ को खा लेनी चाहिए। शुगर उनसे भी बढ़ेगी, लेकिन देर से बढ़ती है। हाँ, ये जो केमिकल वाली बात है, वो बहुत सारे लोग आजकल वाइट शुगर छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप अवॉइड करें जहाँ तक हो सके शुगर और शुगरी ड्रिंक्स, और अगर हो सके तो शुगर फ्री जो है टैबलेट्स या पाउडर मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें सबसे सेफेस्ट स्टेविया है जो कि प्लांट से डिराइव्ड है, या अगर स्टेविया आपको ना मिल पाए तो सुक्रालोज कंटेनिंग शुगर फ्री टैबलेट्स या कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। एस्पार्टेम ना यूज़ करें, क्योंकि एस्पार्टेम अभी रिसेंटली बैन कर दिया गया है, और वो जो शुगरी ड्रिंक्स वगैरह है उसमें भी होता है। तो वो आप एस्पार्टेम जिस चीज़ में है उसको चेक कर लें, जब कोई भी चीज़ खरीदें उस पर चेक करें कि इसमें
कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला हुआ है। अगर एस्पार्टम है तो उसको अवॉइड करें, सुक्रालोज हो तो आप ले सकते हैं, स्टीविया हो तो बेस्ट है डायबिटीज़ के लिए, गॉट इट। क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है। सर जो हम सर थायराइड का सर एक चेकअप जो हम करते हैं, थायराइड के चक्कर में चेकअप में सर अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि भाई ये मैं सैंपल कैसे दूं, खाना खा के दूं, खाने क्या मतलब खाली पेट ही चाहिए, खाने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर अगर सुबह भी देना है तो क्या मैं गोली खा के दूं या मैं गोली खाने के पहले दूं। तो ये सर थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं कि द व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोटोकॉल सैम्पलिंग के लिए हमें। आइडियली खाली पेट हो तो अच्छा है, क्योंकि डाइट से कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर गोली खाई ली है उसने तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। पेशेंट खाली पेट उठ के नॉर्मली थायराइड की दवाई खा लेते हैं, तो वो एक दिन की डोज से उसके लेवल पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो एवरेज उसकी बनी हुई है TSH की कई दिनों से या कई हफ्तों से उसकी दवाई खाने से, तो वो एक दिन गोली खाने से या ना खाने से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे सैंपल गोली खाने के बाद दे दो, हाँ, चाहे पहले दे दो, हाँ, मगर फ़र्क नहीं आएगा उसमें, ज़्यादा फर्क नहीं उसमें पड़ता, कर लें आप। हाँ, खाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि जब सैंपल देते समय खाली पेट रहें, जैसे हम शुगर के लिए करते हैं। गॉट इट। अब सर एक ना जो लेटेंट डायबिटीज जो है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ सर बहुत सारा यंग लोगों को सर डायबिटीज पकड़ में आ रहा है, तो सर कहीं ना कहीं तो सर इसकी शुरुआत सर हो जाती है ना, धीरे कुछ समय लगता होगा, 6 महीने, साल, 2 साल आप कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सर जब तक वो इमीडिएटली आपके HbA1c या फास्टिंग शुगर में नहीं दिखता, उससे पहले उसको पकड़ने के लिए, लेटेंट डायबिटीज को पकड़ने के लिए हम क्या करें? उसके लिए एक बड़ा पुराना टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। वो करा के देखना चाहिए, जिसमें भी आपको डाउट है कि डायबिटीज़ है या होने वाली है, तो उसमें जो है वो GTT टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सर एक हेल्दी पॉपुलेशन जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे लग से अभी तक शुगर नहीं आया, तो मेरे को GTT सर एक साल में एक बार या कितने इंटरवल पे सर करना है? डाउट पड़ने पे करा लेना चाहिए उसको। ओके ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि साल में एक बार या ऐसा कराना नॉर्मल आदमी को, वो तो नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल्स तो आप कराते ही रहते हैं, लेकिन अब क्या है कि ब्लड शुगर हम जैसे फास्टिंग करते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं, सब लोगों का नाश्ता अलग अलग है। आपने कम नाश्ता किया तो आपकी खाने के बाद की शुगर थोड़ी कम आएगी, आपने ज़्यादा नाश्ता कर लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा आएगी, जो PP शुगर है। तो उसके लिए GTT में उन्होंने एक फार्मूला जो है वो डिवाइस किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ उसको, कि 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के पिलाना है, ताकि सबके लिए एक सा ही लेवल रहे। नॉर्मल जो आदमी है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, वो अगर 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के पी लेता है, तो 2 घंटे के बाद जब हम PP चेक करते हैं तो वो बॉडी उसको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है और डाइजेस्ट कर लेती है, एसिमिलेट कर लेती है, और हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाता है 2 घंटे के बाद। और जो डायबिटिक्स हैं या जिनको डायबिटीज़ होने वाली है, तो उनका ये GTT डिरेंज हो जाता है। डिरेंज का मतलब ये है कि 2 घंटे के बाद उनका लेवल जो है वो नॉर्मल पे नहीं आएगा, वो बढ़ा हुआ ही आएगा। तो अगर PP लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है और आपको 2 घंटे के बाद भी, 2.5 घंटे के बाद भी, तो आप समझ जाइए कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ होने वाली है या ऑलरेडी हो प्री डायबिटिक स्टेज में वो आ गया है। सर कितने इंटरवल पे सर सैंपल लेने हैं हमें? पहले तो जो GTT हम करते थे तो उसमें हर आधे घंटे में सैंपल लेते थे जी। फास्टिंग ले लिया, फिर आपने ग्लूकोज पिला दिया और हवा आधे घंटे बाद सैंपल। लेकिन अब अगर एक सैंपल आप 2 घंटे बाद ले लें तो वही काफ़ी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर 2 घंटे में भी उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पे नहीं आता है, तो वो रीडिंग आपके लिए काफ़ी है ये बताने के लिए कि आपको डायबिटीज़ हो गई है या होने वाली है। फिर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट भी एक होता है, हाँ, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये दोनों में से कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट कोई भी आप इनमें से एक मेथड कर सकते हैं।
गॉट इट। एंड सर जो ये हम टेस्ट लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अभी सर लेटेस्ट गाइडलाइन ये आई है कि जो हमने सुना कि आपको फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको टेस्ट करवाना है लिपिड प्रोफाइल का भी आप करवा लो। एक सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें इफेक्ट आता है, बाकियों में नहीं आता। और उसके अंदर भी अगर वो मतलब वो कहते हैं कि भी एज पर द लेटेस्ट कि आप करा लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट ही होना है। सो आप सर क्या मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन इट, आप क्या रिकमेंड करते हैं? लेटेस्ट गाइडलाइंस और हमारे जो नेशनल लिपिड एसोसिएशन है उनकी जो गाइडलाइंस अब आई हैं, तो उसमें जो है अभी ट्राइग्लिसराइड्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं दी गई है। और वो कहते हैं कि अगर ट्राइग्लिसराइड 400-500 के लेवल के ऊपर हैं तो आप उसको ट्रीट करिए। अच्छा, अदरवाइज जो है उसको ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। ओके। इसलिए अब लिपिड प्रोफाइल जो है वो इतना ज़रूरी नहीं रह गया कि खाली पेट ही किया जाए। दिन में कभी भी एट द टाइम ऑफ द डे आप कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा एलडीएल लेवल्स को है जी, कि एलडीएल कितना है या नॉन एचडीएल कितना है। ओके, नॉन एचडीएल और एचडीएल सर? नॉन एचडीएल होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस एचडीएल। ओके, जब आप हाँ जी, टोटल कोलेस्ट्रॉल निकाल लेते हैं जी, उसमें से जो एचडीएल का लेवल है वो माइनस कर दीजिए, हाँ तो वो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया। जी, तो नॉन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करना और एलडीएल को कंट्रोल करना, बस ये दो फिजिशियन के लिए इम्पोर्टेंट अब कंपोनेंट्स रह गए हैं जो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस 2024। गॉट इट सर। अब सर कुछ लोगों का लाइफस्टाइल फिर बड़ा इराटिक होता है, कोई टाइम नहीं है घर आने का, खाना खाने का। जैसे काफी लोग हैं जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उनका नाइट शिफ्ट का काम होता है या कुछ मतलब उनका कहते हैं हमारा ना सोने का समय है ना उठने का समय है। अब वो कभी रात को 2 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं, कभी खा रहे हैं। तो सर उस केस में जो हमें एक टेस्टिंग करनी है तो उसमें जो हमें सिर्फ फास्टिंग का पीरियड मेंटेन जो करना होता है वो 8 घंटे सर, मिनिमम 8 आवर्स के बाद में हम चेक कर सकते हैं। ओके, मिनिमम 8 आवर्स। गॉट इट सर। और सर एक चीज और होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब टेस्ट करवाना है तो कुछ लोग तो क्या कहेंगे भाई मैं टेस्ट कब कराऊंगा जब नवरात्रे होंगे, ठीक है, क्योंकि नवरात्रों के अंदर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, वो ड्रिंक नहीं करेंगे, पार्टी नहीं करेंगे, तो क्या बिल्कुल हम सिंपल रूटीन में चलेंगे, तो नवरात्रों में टेस्ट कराएंगे। ऐसे कई मेरे कस्टमर्स हैं तो दे कॉल अप कि भाई हमें सब नवरात्रे में साल में 2 बार वो चेक कराते हैं। आइडियली सर जब हम चेक कराना है तो क्या हमें उससे 1 दिन पहले अपने खाने पीने में या 2 दिन पहले क्या वाकई में वो टाइट्रेशन सारी सर मतलब या वो परहेज सारे करने चाहिए, या जो हमारा रूटीन हम खा पी रहे हैं वही करके करना चाहिए? आइडियली तो जो आपका रोज का रूटीन है उसको फॉलो करते हुए ही टेस्ट कराने चाहिए, तभी आपकी बॉडी का एक्चुअल केमिस्ट्री पता चलेगी। अगर आप स्पेशली अपना डाइट कम कर देते हैं या फास्टिंग कर लेते हैं 1-2 दिन उसके बाद कराते हैं तो आपकी रीडिंग्स तो बड़ी अच्छी आएंगी, लेकिन जो बॉडी में एक्चुअल जो नुकसान हो रहा है डायबिटीज का वो आपको पता नहीं चलेगा। मन को तसल्ली देने वाली बात है वो। फास्टिंग बीपी आप ठीक कर लोगे, HbA1c तो ठीक नहीं कर सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो बढ़ा हुआ ही आएगा, वो तो पिछले 3 महीने की एवरेज बता ही रहा है। राइट। तो इसलिए वो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैं नवरात्रों में ही कराऊं या हाँ मतलब जो रूटीन है वो चलता रहे। ओके। और सर एक आदमी है लेट्स से कोई भी जिसका एक रूटीन है मगर और ऑन अ पर्टिकुलर डे वो बाहर खाना खा के आए, रूटीन में तो घर का खाना खाते हैं, एक दिन बाहर खाना खा लिया, पार्टी थी, ड्रिंक कर लिया, तो क्या सर अगले दिन टेस्ट कराना ठीक है? हाँ करा सकते हैं। अगर वो यूजुअली ड्रिंक करता है तो अगर उस रात भी उसने कर लिया ड्रिंक तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सर जो यूजुअल में नहीं करता, वंस इन अ ब्लू मून वाले, महीने में 1 बार वाले, तो उस दिन उसने ड्रिंक करी है तो अगले दिन मतलब कहने का मतलब ड्रिंक की जो ओकेजनल में उसमें फर्क आएगा, रिपोर्ट्स में फर्क दिखता है? थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है ऐसे पेशेंट्स में जहाँ वो जो खुद बोलें कि मैंने ये पिछले दिन ड्रिंक कर ली थी या हैवी खाना खा लिया था, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि भाई थोड़े दिन रुक के फिर दोबारा करा लेना, ताकि तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाए कि ड्रिंक की वजह से ये बढ़ा हुआ है या वैसे ही है। सर किस पैरामीटर्स पे इफेक्ट आ सकता है ड्रिंक?
फास्टिंग पे आ सकता है, बीपी पे भी आ सकता है। अगर फास्टिंग बढ़ा हुआ होगा तो बीपी भी बढ़ा हुआ होगा। ओके, एंड लिपिड्स पे सर? लिपिड्स पे बहुत जल्दी नहीं आता है। जो लिपिड्स पे अगर रेगुलर ड्रिंकर है तो उसका तो आ सकता है। हाँ जी, उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं। हाँ जी। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, हम्म, एक दिन ड्रिंक करने से बहुत ज़्यादा अगले दिन सुबह उसका इफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट सर। मतलब अगर कुल मिला के जो जिसका रूटीन है हाँ वो उसी रूटीन में कराए, हाँ, स्पेशल प्रिकॉशंस ना ले ना टेस्ट लेने की कराने जरूरत से नहीं पहले, है, और लेने की जरूरत नहीं हाँ है। वो जो एक स्पेशल जो रूटीन में चल रहा है उसी में हाँ, वो चेक करा बिल्कुल, दे। बिल्कुल। एक सर फ्लक्चुएशन सर आते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, जैसे कोई कहता है कि जी हमने टेस्ट कराया आपके यहाँ से, हमारा थायराइड का लेवल ज्यादा आ गया, हमें डाउट हुआ, हमने कहीं और से कराया। सपोज हमारे यहाँ पे वैल्यू आई 9 और उसने कहीं और से कराया, वहां पे वैल्यू आई 7 और इट कैन बी 12 ऑल्सो। तो सर ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब क्या सही तरीका है सर ऐसा कि आज हमने यहाँ चेक कराया, फिर हमने एक और कराया, फिर हम देख रहे हैं कि ये 2 रिपोर्ट्स लगी, तो काफी डिलेमा रहता है लोगों को। एक्चुअली सब लेबोरेटरीज का करने का मेथड, इंग्रेडिएंट्स, केमिकल सब अलग अलग होते हैं, तो उस वजह से वेरिएशन थोड़ी आ जाती है। लेकिन अगर 2 या 3 लेबोरेटरियों से आदमी रिपीट कराता है, सब जगह हाई आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम है ही है। प्रॉब्लम है ही है। ओके सर, थायराइड सर जैसे हमने एक बार, मुझे ध्यान था कोई किसी का सर एक बार कंसर्न आया था, हमने लैब में उसको एक्सकेलेट किया था, तो वहां से रिप्लाई हमें मिला था कि थायराइड ना पल्सेटिंग फॉर्मेट में, मतलब वो कुछ पल्सेस निकलते रहते हैं बॉडी में, तो हो सकता है आपने अभी चेक करा तो आपका कुछ वैल्यू आएगा और 15-20 मिनट आधे घंटे बाद करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, कि वो पल्सेस निकल रहे हैं आपके। ये तो राहुल हर बीमारी के लिए है। इवन डायबिटीज़ भी आप देख लो कि अगर आप ग्लूकोमीटर पे चेक करते हो, अगर 5 मिनट बाद आप करते हो तो सेम नहीं आएगी, 2-4 मिलीमीटर ऊपर नीचे ही आएगी, मिलीग्राम्स। ऐसे ही ब्लड प्रेशर का भी है। आपने ब्लड प्रेशर अभी किया और उसी समय आप दोबारा करते हैं तो वेरिएशन थोड़ी बहुत आ सकती है। तो शरीर इंसान का भगवान ने ऐसे बनाया हुआ है कि वो जो है उसमें चेंजेस पल पल आते रहते हैं। और वो, लेकिन अगर ऐसा हो कि जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो हम नॉर्मली ब्लड प्रेशर में जैसे आते हैं, पेशेंट कहता है ये मैं बार बार चेक करता हूँ, बार बार आती है, तो उस स्टेज में हम उसको बोलते हैं कि तुम 3 रीडिंग ले लो और 3 की एवरेज निकाल लो, मीन निकाल लीजिए। मीन निकाल लो, उसको फॉलो करो। ओके, तो सर मीन ही निकालना है या जो सर लास्ट रीडिंग है उसको कंसीडर कर सकते नहीं, हैं? मीन निकालना है। ओके, वो बेटर है। हाँ, ओके, एवरेज निकाल लीजिए 3 रीडिंग लेके, दैट इज योर आइडियल ब्लड प्रेशर। आइडियल ब्लड प्रेशर। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, है ना। Thank you. काफी सारे सर क्वेश्चंस थे, ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली ना हमारे पेशेंट्स हमसे डिस्कशंस होती हैं सारी चीजों को लेके, डिलेमास रहते हैं बहुत ज्यादा। तो आई एम श्योर काफी सारे क्वेश्चंस आपने जो आंसर किए उससे बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। पेशेंट्स के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए और वो ज़्यादा अपनी बीमारी के बारे में जागरूक रहें जी, तो अच्छा है हमारे लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी। इट विल बी इजियर टू मैनेज। हाँ, बिल्कुल। है ना। एंड ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, एंड आई विश ऑल माय पेशेंट्स ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड सर एक सर जैसे आज सर एक हमने डायबिटीज का सर ये पूरा टॉपिक हमने कवर करा, तो एक सर एक काफी सारे और सर ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो सर आपका टाइम एक बार और लेंगे। हाँ, जरूर, कोई भी टॉपिक आगे सिलेक्ट करके हम फिर डिस्कस कर सकते हैं।